नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं रही, लेकिन हैरत तो यह है कि देश में तमाम जगहों पर ये घुसपैठिए कहीं अवैध बस्ती बनाकर तो कहीं घनी बस्ती के बीच घुल मिल कर रह रहे हैं। ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के एक बड़े अड्डे का खुलासा हुआ है जो राजधानी दिल्ली की सीमा के पास था। गुरुग्राम के निकट मानेसर स्थित इस बस्ती को घुसपैठियों से आखिरकार कैसे खाली कराया गया, देखिए न्यूज इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रोहिंग्या घुसपैठियों के बड़े अड्डे का खुलासा। राजधानी दिल्ली की सीमा के पास अड्डा। संसद भवन से महज 44 किलोमीटर दूर। तमाम सुविधाओं से लैस अवैध अड्डा। न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। इन झुग्गी झोपड़ियों को देखकर आप इन्हें गरीबों की बस्ती समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई इसके भीतर झांकने के बाद सामने आती है। झुग्गियों की ये बस्ती दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर में है। सबसे पहली बात तो ये कि इन झुग्गियों की ये पूरी बस्ती पूरी तरह से अवैध है, और दूसरी खास बात ये कि अवैध बस्ती घुसपैठियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अगर हम बात करें तो भारी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो शरणार्थी के तौर पर तो आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद से कोई भी खाली पड़ी जमीन को वो अपना घर बना करके रहने लगते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मानेसर में, और मानेसर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे मेरे आसपास में। यहां तकरीबन 400 से 500 की संख्या में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे और उसके अलावा कुछ रोहिंग्या थे जो यहां पर रहते थे, और उनको बाकायदे ये जो इस तरीके की पूरी जो लैंड है ये दी गई थी। और आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस बस्ती को यहाँ पर बसा लिया था। हालांकि बीते एक हफ्ते से यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से जो पंचायत थी वो की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन को कई सारे पत्र सौंपे गए थे, जिसके बाद से वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कोई किसी प्रकार का ना तो आईडी प्रूफ था, ना ही उसकी कोई ऐसा पहचान पत्र था जिससे वो बता सके कि वो भारतीय मूल का रहने वाला नागरिक है। इसी वजह से तमाम जो यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या थे वो यहाँ से 2 दिन पहले पूरी तरीके से फरार हो चुके हैं। और आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से जो ये हिस्सा है घरों का वो यहाँ पर खाली है। और अगर मैं बात करूं इनका जो पूरा ये बस्ती जो इन्होंने बसा रखा था, आप देख सकते हैं कि जो परिवार यहाँ पर रहते थे इनके, ये यहाँ पर नदारत आपको नजर आएंगे। पूरी तरीके से जो कैंप है ये यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि सबसे बड़ा इनका जो कारोबार था वो था कबाड़ी का काम। जगह जगह पर ये कबाड़ी का काम करते थे। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बड़े पैमाने पर वो चोरी करते थे। और आप देखिए इस तरीके से खाली प्लास्टिक की बोतलें और ये सारी चीजें ये यहाँ पर एकत्रित करते थे और इस पूरे एरिया को एक्वायर्ड कर लिया था। खास करके अगर मैं बात करूं तो मानेसर के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसको तमाम जो हिंदू संगठन थे लगातार इनसे अपील करते थे कि ये यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन के पास मामला आया, प्रशासन ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए जब जांच शुरू की तो पता चला कि इनके पास किसी प्रकार का कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी पहचान पत्र मौजूद नहीं था, जिसके बाद से ये यहाँ से पलायन कर गए। न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया, और हमारे कैमरा पर्सन ने पूरे इलाके को अपने कैमरे में कैद किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा इलाका झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग अवैध तौर पर रह रहे थे।
स्थानीय लोगों और प्रशासन के दबाव के बाद यहाँ काफी घुसपैठिए रातों रात फरार हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रातों रात बिन बताए कहां गायब हो गए घुसपैठिए। देश के कई हिस्सों में जब कुछ घटनाएं होती हैं तो वहां से खबरें भी आती हैं कि बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या जो है वो शुरू हो गई है। अगर पलायन शब्द की बात करें तो पलायन के बाद से उसके कई सारे मायने निकाले जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले कैराना से पलायन की खबर आई थी जिसमें भारी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था, लेकिन अब पलायन की परिभाषा बदल चुकी है। अब पलायन को हिंदू संगठन पराक्रम की दिशा में लेकर के आ गए हैं और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यहाँ पर मानेसर के अंदर रह रहे 400 से 500 जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो यहां से पलायन कर चुके हैं और हिंदुओं ने अपना पराक्रम दिखाया है। यानी कि अब ये परिभाषा जो है वो बदल दी गई है। पहले पलायन होता था लेकिन अब पराक्रम दिखाया जा रहा है, यानी कि जो तस्वीर है वो अब उलट हो चुकी है। न्यूज इंडिया की टीम जब इन झुग्गियों के अंदर गई तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। चौंकाने वाली बात ये कि इन झुग्गियों में रहने वाले तमाम घुसपैठियों को बिजली और पानी की पर्याप्त सुविधा भी मिल रही थी। यहाँ तक ये झुग्गी टीवी, बिजली के मीटर और कूलर जैसी सुविधाओं से लैस थी। सवाल उठना लाजमी है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की अवैध बस्ती में इन सुविधाओं को कैसे बहाल किया गया। इसी भारत के अंदर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन वहां पर उनको ना तो कोई बुनियादी सहूलियत प्रदान की जाती है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था उनको दिया गया है। आपने देखा कि इन झुग्गियों में किस तरीके से बाकायदे टीवी देखने के लिए कनेक्शन है डीटीएच का। इसके अलावा आप देखिए यहाँ कूलर लगा हुआ है, यानी कि जो बिजली की आपूर्ति है वो भी इन्हें लगातार दी जा रही थी। इस तपतपाती गर्मी में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बिना बिजली के कनेक्शन में रहने को मजबूर हैं। उनको पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया जाता है। लेकिन बांग्लादेश से आए तमाम ये घुसपैठिए और तमाम जो यहाँ पर रहने वाले ये रोहिंग्या थे यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनको इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार दी जाती थी। बदले में उनसे इसके पैसे की जो डिमांड थी वो पूरी करते थे और उसके लिए बाकायदे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यह कबाड़ का जो कारोबार है, एक बड़ा सिंडिकेट इनका यहाँ पर यह चलता था। अवैध तरीके से इनका रहना तो यहाँ जारी था, लेकिन ये तमाम जो कबाड़ का काम है वो यहाँ पर करते थे और इस तरीके की झुग्गियों को बना करके रखते थे। सबसे बड़ा कारोबार दरअसल इनका कबाड़े का ही होता है और आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में जो ये शराब की खाली पड़ी ये तमाम बोतलें हैं वो एकत्रित करके लाते थे और इसी के आड़ में ये बड़े स्तर पर क्राइम करने का काम भी करते थे। यानी कि लगातार जो घटनाएं बढ़ रही थी उसको लेकर के जो हिंदू संगठन थे वो काफी आक्रोशित नजर आए, जिसके बाद से यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और तमाम जो रोहिंग्या रह रहे थे उन्होंने पलायन कर लिया। न्यूज इंडिया की टीम इस अवैध बस्ती की इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। हमें ये जानना था कि ये अवैध बस्ती आखिरकार कैसे बसी और यहाँ रह रहे लोगों की पहचान क्या थी। इसी सिलसिले में न्यूज इंडिया की टीम ने झुग्गियों के भीतर जाकर भी पड़ताल करने की कोशिश की। इसी दौरान एक झुग्गी में कुछ कागजात मिले। उन्हें उलटने पलटने पर पता चला ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। हमें उस बस्ती से एक आधार कार्ड का नंबर भी मिला। जब हमने उस पर लिखे आधार नंबर की तहकीकात की तो हमने पाया कि वह फर्जी नंबर है जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल जब कोई फेक आधार कार्ड होता है तो उसको कैसे आप पहचान सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फेक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले तो जो नाम है आप उसको आसानी से देख लीजिए, उसमें नंबर भी होगा बाकायदे आधार कार्ड का जो नंबर होता है। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर ये जो बनाया गया था अहिबुल रहमान के नाम से, इसमें इनकी जन्मतिथि तमाम चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि दरअसल ये जो घुसपैठिए जब यहाँ पे आते हैं तो किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको मजबूत करते हैं, खाली सिर्फ दिखाने के लिए कि उनके पास एक आधार कार्ड है, लेकिन वो फेक होता है। क्योंकि जब उसको आप चेक करेंगे तो वो पूरी तरीके से फेक निकलेगा। किस तरीके से ये आप लोग चेक कर रहे हैं कैसे? ये ऐप है आधार कार्ड की, हाँ ठीक है, एम आधार, जो डाउनलोड की हुई है हमने फ़ोन में। अब इस पे हम QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं और नंबर से भी। अभी हम इसमें नंबर अभी हम इसमें नंबर डाल रहे हैं। ये जैसे ये नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, तो इसमें नंबर है 287795772756 0889। अब देखिए ये
ये जो है हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब ये देखो, अब वेरीफाई No- करने के बाद देखिए क्या आता है इसमें, ये आप साफ देख सकते हैं। जबकि ये गवर्नमेंट का ऐप है भारत सरकार का, जिस पर हम चेक कर रहे हैं, इसमें लिख करके बहुत स्पष्ट आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी कि पूरी तरीके से ये फेक आईडी है। और इसी तरीके से तमाम जो आईडी है जो हमें वहाँ उस कैंप में मिली, पूरी की पूरी जो आईडी तमाम जगहों पे थी, वो इसी तरीके की फेक आईडी लगातार मिली है। लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं था। मानेसर की अवैध बस्ती में रह रहे सैकड़ों घुसपैठिए स्थानीय इलाके के लिए चिंता का सबब बन गए थे। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ रह रहे लोग अक्सर आसपास के इलाकों में चोरी और डकैती के केस में पकड़े गए हैं। बाद में जब उनकी पहचान करने की कोशिश की गई तो वे सब फेक निकली, जिसके बाद ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पास इनकी शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये रोज़ एक तो सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे उठ के सारे गांव में रेकी करते थे और चोरियों में इनका बहुत बड़ा हाथ होता था। लेकिन जब से हमारी ये महापंचायत हुई है उसके बाद जैसे ही हमने इनका आधार कार्ड वगैरह चेक करना शुरू किया तो पता चला कि जैसे हम आज चेक कर रहे हैं अगले दिन वो गायब हो जा रहे हैं। तो देखा तो मामला क्या है, तो उनकी झुग्गियाँ भी खाली होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जाने से हमें कम से कम ये तो होगा कि हमारा चोरी डकैती कम हो जाएगी। और ये लोग इलीगल थे, अगर इलीगल नहीं होते तो भागते नहीं, ये तो निश्चित। ये जाने वालों की संख्या मेरे हिसाब से तो हज़ारों की संख्या में, क्योंकि बहुत झुग्गियाँ खाली होगी है। एक झुग्गियों में कम से कम ये 10-10, 20-20 रहते थे और 700 झुग्गियाँ खाली होगी। दरअसल मानेसर की इस अवैध बस्ती में रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ जब स्थानीय हिंदू संगठन ने एक मुहिम चलाई और यहाँ रह रहे लोगों की पहचान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी की आईडी प्रूफ की जांच की जाएगी। जिनकी आईडी फेक साबित होगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वास्तव में इस फैसले की भनक जैसे ही यहाँ घुसपैठियों को लगी, रातों रात घुसपैठिए इस हिस्से को छोड़कर फरार हो गए। हमारे यहाँ जो झुग्गियों झोपड़ियों में जो पब्लिक आकर बस गई थी अवैध रूप से, उनका कबाड़े के बहाने से या किसी भी तरह से गांव के अंदर गलियों में जाकर या चोरियां करके हमने पकड़े भी हैं पहले। उन सारी चीज़ें, उन मामलों को देखते हुए हमने एक पंचायत, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने उस चिंता के द्वारा के सुरक्षा को खतरा हमें महसूस हुआ सभी तरह से। एक ये कैसे आप लोगों ने पता किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और बड़े पैमाने पर आ रहे हैं? जब गलियों में ये कूड़ा बीनने के बहाने से जाते थे, चोरियां करते थे, पकड़े भी हैं। अपने ऑफिस के यहाँ बोर्ड वगैरह भी इन्होंने चुराए थे तो पकड़े थे। इनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, इनका हुलिया जो शरीर की बनावट है वो अलग टाइप की हमारे यहाँ से मैच नहीं करती थी लोगों से। और सबसे बड़ी भाषा जो इनके समझ में नहीं आता था, उससे फिर आइडिया हमने इनकी, जैसे चोरी की तो हमने आइडिया मांगी तो वो भी कुछ डाउटफुल थी। तो ये सारे मामले आसाम का है, कुछ पश्चिम बंगाल के परगना हो गया या इस टाइप का है, लेकिन उनमें जांच, हाँ, वेस्ट बंगाल के या असम के दिखाते हैं, लेकिन वो जांच जब उसको स्कैन वगैरह करते हैं तो वो प्रॉपर उसमें नहीं पाई जाती। नो फाउंड का नो रिकॉर्ड फाउंड जैसी जो है ना उसमें वो पाई गई है। आपको बता दें कि इन दिनों देश के कई हिस्सों से लगातार देश विरोधी गतिविधियों की खबरें सामने आ रही हैं। समाज में माहौल बिगाड़ने वाले संगठन लगातार सक्रिय हैं और ऐसे संगठन खास तौर पर इन घुसपैठियों का उपयोग करते हैं। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ऐसे लोग एक चलता फिरता खतरा हैं। स्थानीय लोगों की मुहिम और प्रशासन की कार्रवाई के बाद मानेसर की अवैध बस्ती से घुसपैठिए फरार तो हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे के सारे घुसपैठिए आखिर गए कहाँ? क्योंकि ये जहाँ भी गए होंगे वहाँ की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होंगे। घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या शुरू से रही है। अगर गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करके रह रहे हैं। हालांकि बीच में सरकार ने कुछ लोगों को वापस भेजने का काम भी किया था, जिनको म्यांमार के रास्ते बंगाल वापस भेजा गया था। इस पूरे कैंप की अगर बात करें तो यहां तकरीबन 400 से 500
रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते थे। प्रशासन की लताड़ के बाद और हिंदू संगठनों के डर के बाद से वो यहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया,